वो तो एक बार आते हैं 5 साल आते नहीं ना। क्या प्रणाम सर। 5 साल बाद सिलेक्शन में आएंगे। प्रणाम सर, मैं राधा देवड़ी आपसे इतना क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जैसे हमारे उत्तराखंड राज्य को मेरे 20 वर्ष पूरे हो गए और देखा जाए तो इन 20 वर्ष में केवल तराई क्षेत्र का विकास हुआ है। जो पर्वतीय क्षेत्र के दुर्गम इलाके वहाँ पर बिल्कुल भी विकास नहीं है। वहाँ पे लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और शराब के ठेके हर 10 कदम पर मिल जाएंगे आपको। हॉस्पिटल नहीं है, अगर हॉस्पिटल होते तो अगर किसी मरीज को हम अल्मोड़ा से आगे लाते हैं या उसकी मौत रास्ते पे हो जा रही है, गुवाहाटी पर ही हो जा रही है, हल्द्वानी पर आते आते उसको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है पहाड़ पे। और कोई भी टीचर है और कोई डॉक्टर है वहाँ पर हर कोई अपना ट्रांसफर प्लेन नहीं कराना चाहते। सरकार किसी की भी हो सर, पर कोई भी पहाड़ पर विकास क्यों नहीं कर पा रहा है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस समय जो असंतुलित विकास है उसके दो परिणाम हैं। जहाँ अरबों रुपया खर्च हो रहा है उन एरिया से तो इंसान नीचे आ रहा है, वो खाली हो रहे हैं, तो वो रुपया किसी उपयोग में नहीं आ पा रहा है। और जो नीचे के इलाके हैं हमारे, एक समय था जब रुद्रपुर बहुत व्यवस्थित शहर था, अब रुद्रपुर स्लम हो रहा है, काशीपुर स्लम हो रहा है, हल्द्वानी स्लम हो रहा है, देहरादून स्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या का घनत्व इतना हो गया है। पूरे राज्य के अंदर जलवायु असंतुलन हो रहा है। पहले क्या होता था, यहाँ जंगल थे, जो मानसून आता था वो मानसून यहाँ के जंगलों से ठंडा होता था और तब वो पहाड़ों की तरफ बढ़ता था। हल्की रिमझिम लंबी बारिशें होती थी, मैदान को पानी मिलता था, शीत खिलते थे, ये हरा भरा प्रदेश था। अब हुए क्योंकि यहाँ जंगल नहीं रह गए, अब मानसून आ रहा है वो सीधे यहाँ से और गर्म होकर के, क्योंकि ये सीमेंट के मकानों से वो टकरा करके सीधे पहाड़ों से टकरा रहा है और वहाँ आ रहे हैं भूकंप, न भूस्खलन, टूट फूट हो रही है, वो बर्बाद हो रहे हैं। तो दो चीजें हो रही हैं, हम प्राकृतिक रूप से भी असंतुलित राज्य बनते जा रहे हैं। 20 साल बाद हमारे सामने खतरा है कि हमारे लिए पानी का बड़ा संकट पैदा हो जाएगा मैदानों में भी और पहाड़ों में। और दूसरी तरफ जो है, जो श्रम बन है, तो हमारा जो शहरी विकास है वो अनियंत्रित हो रहा है, उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उसका ग्रीन एरिया कम हो रहा है, नंबर 1। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उन एरियाज के लिए कोई भी व्यक्ति कितना झूठ बोले, कोई बड़ी इंडस्ट्री जा नहीं सके, वो यही लग सकते। कोई बड़ा हॉस्पिटल जिसमें बड़े फंडे खां डिग्रियों वाले, तुर्रम खां डिग्रियों वाले डॉक्टर जो है वो वहाँ नहीं जाएंगे बेटा। वो यही हमको यहाँ सुविधा कराते, मगर वहाँ हमको बेसिक सुविधाएं देनी पड़ेगी। सर वहाँ तो बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ, मैंने 3 साल में जितने एएनएम सेंटर थे, मैंने उनकी संख्या दुगनी कर दी। मैंने कहा कम से कम, अब वो एएनएम की अब आजकल भर्ती हो रही है जो मैं बोल करके गया था, मैंने कहा कम से कम एएनएम एक प्राइमरी उसमें जो बेसिक दवाई चाहिए वो देने के लिए मैं पहला मुख्यमंत्री था जिसने फार्मासिस्टों की भर्ती निकाली। नहीं तो यहाँ फार्मासिस्ट की भर्ती का कंसेप्ट ही नहीं था। मैंने कहा एएनएम सेंटर खोले, इसीलिए मैंने अतिथि शिक्षक निकाले और अतिथि शिक्षकों को मैंने बेसिक ब्लॉक कैडर बनाया, ताकि जो लड़का अब आज हो क्या रहा है, मुंशियारी में पद निकल रहा है, मुंशियारी में पद निकल रहा है, लड़का भर्ती हो रहा है मुंशियारी के नाम पद तो टोटल निकल रहे हैं। जब वो एक बार नौकरी में आ जा रहा है तो वो पहला काम कर रहा है कि मुंशियारी से कैसे रुद्रपुर ट्रांसफर हो या कैसे हरिद्वार ट्रांसफर हो, इसको पूरी ताकत लगा दे रहा है।
वहाँ का स्कूल खाली रह जा रहा है और यहाँ के स्कूलों के अंदर 3 4 एक पोस्ट के पीछे अध्यापक मुक्त करने पड़ रहे। सर वहाँ पे तो अध्यापक भी नहीं आते हैं। इससे बेहतर जो पॉलिसी बनाई, मैंने कहा वहाँ के लिए क्या था। जैसे मैंने एक योजना निकाली, मेरा गांव मेरी सड़क। सर जैसे वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह डॉक्टर भी नहीं आना चाहते, जो उनके नीचे कंपाउंडर है वो दवाई लिख के दे दे रहे हैं और घर को बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद आना। बेटा मानव स्वभाव जी सर। चाहता है। अब किसी का जो हस्बैंड लेक्चरर हो जा रहा है या एचपी स्कूल का टीचर हो जा रहा है या वो डॉक्टर हो जा रहा है, उसकी शादी हो रही है तो पत्नी पहली बात कर रही है कि देखो तुम या तो जो है बच्चे के पढ़ाई का चीज इंतजाम वाली जगह पे चलो, नहीं तो जो है यहाँ मैं तो नहीं आ पाऊंगा। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ एक बात आपसे, वही हो रहा बेटा, उसको मैं नहीं बदल सकता ना। तो आप चीजों को बदल नहीं सकते, आप उनके अनुसार मनुष्य की मनोवृत्ति को समझ करके आप अपनी पॉलिसीज को बदलने का काम कर सकते हो। इसीलिए मैंने वहाँ के गाँव में देखे, मेरी गाँव मेरी सड़क योजना बनाई। मैंने कहा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर सब गाँव को जोड़ देंगे। लेकिन ये आए मेरे बाद वाले, तो इन्होंने जो है सारा हरीश रावत बड़ा है, इन्होंने उस योजना को खत्म कर दिया। हमने 1 साल में उस योजना के तहत जो है 350 सड़कें बनाई और ये आज तक कुल 350 सड़कें नहीं बना पाए। अब हम क्या कर सकते हैं? जैसे उत्तराखंड राज्य में आपने बताया कि 4 सालों में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, तो इससे हमारा बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो आप अगर आने वाले वर्ष में मुख्यमंत्री पद को नियुक्ति होगी आपकी, तो आप बेरोजगारी के स्तर को कम करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? सब आपके विकास होगा, अगर राज्य का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा। मेरे हाथ में बात हो तो मैं नर्सिंग के जैसे हमने 8 कॉलेजेस खोले नर्सिंग के, तो मैं पहला काम करता, जैसे कोरोना हुआ था मैं इस संख्या को 20 बनाता, और यदि ज्यादा पैसे होते तो उनके और नर्सिंग कॉलेज, क्योंकि कोरोना के बाद सबसे ज्यादा मांग होनी है तो नर्सेज की होनी है। उसी तरीके से जो है आपके हमारे पैरामेडिकल, तो मैं दुनिया के अंदर मुख्यमंत्री का काम है कि वो दुनिया को समझे, अपने चारों तरफ राज्य के चारों तरफ की जॉब कॉल को समझे कि केरल क्या जॉब चाहता है, पंजाब क्या जॉब चाहता है, मध्य प्रदेश में क्या जॉब है, लंदन में क्या है, यूरोप में क्या है, मिडिल ईस्ट में क्या है, आप उसको समझिए, उसके अनुसार अपनी सरकार की जॉब पॉलिसी बनाइए। और जॉब पॉलिसी के लिए आपके पास एक तो है दक्षता आधारित, एक है बुद्धि आधारित और एक है श्रम आधारित, और इन तीनों शाखाओं के लिए अलग अलग प्लान करना पड़ता है। क्योंकि मैं इस पर यदि बताने लगूंगा आपको तो एक लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि तीनों के लिए दक्षता आधारित, जिसमें ITI पॉलिटेक्निक आगे आनी है, तीक्ष्णता आधारित शिक्षा की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद श्रम आधारित, जिसको आजकल हम मनरेगा भी कहते हैं, दूसरे काम किए श्रम आधारित काम है, तो इनके लिए जरूरी है। सर आपकी जो सरकार में आएंगे तो सर हम बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए सर क्या क्या पॉलिसी रहेंगी और कितने समय में सर हम नई भर्ती का चयन होगा? आप आएंगे कह रहे हैं कांग्रेसी मुझे मारेंगे, यहाँ पर ये कहेंगे हमारे यहाँ पर कांग्रेस से मतलब लोग हरीश रावत को ही लगा रहे हैं पूरे उत्तराखंड में। कोरोना काल में जैसे मैं देख रहा हूँ, आप मार्च से लेके अब तक जगह जगह जा रहे हैं, मुंशियारी आपकी फोटो देखी, अभी दिखी तो सब आप ही को मान रहे हैं। इनको बुरा लगेगा कि ये अपनी बात कह रहा है, क्या करें, तो कुछ
दाएं बाएं की भी पूछ लो। सर भर्ती के लिए जॉब भी नहीं करना है, हम सब बच्चे सर बेरोजगार हैं हम लोग। मैं एक चीज आपसे कहूँगा, हमारे जो आप नौजवान हो, आपको ये मानना चाहिए कि तुम जिस एरा में पैदा हुए, ये है कॉम्पिटिटिव एरा, जिसमें आपको फर्स्ट ही नहीं निकलना है, बल्कि फर्स्ट में भी फर्स्ट निकलना है। कोचिंग या एजुकेशन, ये दोनों केवल आपके लिए दिशा बोधक है, इसलिए उन्होंने नाम बहुत अच्छा रखा दिशा। ये केवल दिशा बता सकते हैं, मगर उसमें आपका कंसंट्रेशन क्या है, आप कितना उसमें अपने अंदर परिमार्जन एक्सीलेंस पैदा कर रहे हो, वो बहुत आवश्यक है। इस सरकार जब आप सरकार में हमारी दुआ है कि आप फिर से मुख्यमंत्री बने हमारे, आप अपने पद पर विराजमान होने के बाद हम बच्चों के लिए सबसे पहले क्या पॉलिसी रखेंगे? मैं तो पहला काम करूंगा, जितने पद रिक्त पड़े हैं पहले तो उनको कर दो। और ये काम यदि मैंने आंख खोली रखी होती तो 32,000 भर्ती नहीं होती। मैंने आंख बंद करके किया था। ये अलग बात है कि आप लोगों ने मेरी आंखें लंबे समय के लिए बंद की, लेकिन मैंने आंख बंद करके काम किया। ठीक है, आप कैसे अपने समाज को देख रहे हो? मैं जानता हूँ कि उत्तराखंड सर्विस ओरिएंटेड स्टेट है। यहाँ का आदमी पहले सरकारी नौकरी चाहता है, फिर स्थायी नौकरी चाहता है, और फिर जो है आंशिक चाहता है, फिर प्राइवेट चाहता है, और फिर आखिर में ये व्यवसायी बनना चाहता है। तो उत्तराखंड के एटीट्यूड को समझ करके हम उसकी मैनेजिंग करेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। मुझसे कहो मेरी टिप्स में मैं यहाँ से लेकर के भटवाड़ी उत्तरकाशी तक का जॉब मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड को गवर्न करने के लिए, उत्तराखंड की सरकार को चलाने के लिए आपको उत्तराखंड को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप भाड़ गधों को, टेढ़े मेढ़े रास्तों को, यहाँ के सामाजिक स्ट्रक्चर को, आप देखिए, जब मेरे हाथ में बात तो मैंने 3 काम, जैसे नेपाल वाले की जमीन थी, मैंने नेपाल की जमीन निकाल करके मैंने उसका पैसा दिया, मैंने सिद्धपुर को सौंपा। उन्होंने कहा हम क्या करें जमीन का? मैंने कहा आप जो है कोटा में सैचुरेट हो गया है, तो कोटा के जवाब में कोचिंग सिटी के तौर पर काशी को जरूरत है, और उनको 5 करोड़ रुपया दिया, काम शुरू करवाया कोचिंग सिटी। जैसे सिद्धपुर में बल्कि उस समय मेरे सब ये दोस्त मुझसे नाराज थे। नारायण दत्त जी के समय में मैं समझ गया कि उद्योग तो हमारे लग रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए जॉब गारंटी है। तो मैं देश का पहला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था जो अपनी सरकार के खिलाफ 70% रिजर्वेशन के लिए उपवास करता। आज कुछ है या नहीं है? आज कुछ है नहीं है। हमारे नौजवानों के हाथ में या यहाँ के लोगों के हाथ में एक वो नोटिफिकेशन है जो नारायण दत्त की सरकार देके गई कि भाई आप यहाँ के सिविल में ये वर्ती क्यों कर। तो लेकिन मैं जब यहाँ हमारी ये जमीनें जब निकली तो मैंने इनसे ये कहा कि आप प्राइवेट उद्यमिता, और जिसमें महिला उद्यमिता भी है, ये हमारे जो हॉलवे वाले हैं, इनकी जमीन को मैंने कहा हम छोटे छोटे उद्यमिता वो बनाएंगे, ब्लॉक्स बनाएंगे, और लोगों से कहेंगे कि यहाँ के उद्योगों के लिए जो एंसिलरीज और दूसरे उद्योग रख सकते हैं उनको करिए, क्योंकि तराई का नेचर है।
तराई उद्यमिता है। जो पंजाब से हमारे भाई आए, दूसरे भाई आए, उन्होंने हमको उद्यमिता का कल्चर दिया कि कुछ करो हमारे। और जो पहाड़ थे, पहाड़ के लोगों ने पढ़ा और सरकारी नौकरी छोड़ी। अब एकदम से ना उनका एटीट्यूड बदला जा सकता है, न इनके एटीट्यूड को बदला जा सकता है। इसलिए हमने उसी अनुसार उत्तराखंड को समझ करके अपनी पॉलिसी बनाई और वही करेगा। ठीक है, ओके। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सब ने मेरा अच्छा इम्तिहान लिया, उसके लिए मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने क्या और मैंने गुरुद्वारे में जाना। सर लास्ट क्वेश्चन, माय नेम इज तौहीद अंसारी। आप लोग सवाल इतने गहरे पूछ दे रहे हो। नहीं सर, ये आपका बहुत आसान और सरल और आज के टाइम का उपयोगी सवाल है। चटपटे मसालेदार पर 2020 स्टाइल में तुमको उत्तर दे देंगे। सर मेरा लास्ट और आखिरी सवाल है किसान को लेकर। जिस तरीके से किसान फार्मर, जिस तरीके से किसानों का आज विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आप इस किसान के नजरिए को देखते हुए अपने सब स्पष्ट कीजिए, आप क्या सोचते हैं और किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो, हमारे देश के अंदर 5 ऐसे कदम उठाए गए जो विशुद्ध तौर पर भारतीय कदम है। पहला, जमींदारी उन्मूलन। हमारे व्यक्ति का रुझान अपने जमीन के टुकड़े पर है। इसलिए जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने जिनके कब्जेदार थे सारे कब्जेदारों को नियमित कर दिया। इस तराई में 2.25 लाख लोग थे जिनके जमीनों पर अवैध कब्जे थे और उन सब कब्जों को मैंने नियमित किया। तो आदमी यहाँ जमीन के टुकड़े पर अपना स्वामित्व चाहता है। ये भारत की पहली प्रवृत्ति। दूसरी प्रवृत्ति है, हमको अन्न में स्वावलंबी बनना था। इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति, जिसमें पंतनगर का, हमारी तराई का बहुत बड़ा योगदान है, हमने हरित क्रांति लाए और उस हरित क्रांति को सस्टेनेबल बनाने के लिए कि वो बनी रहे निरंतर, इसलिए किसानों द्वारा पैदा गेहूं चावल का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया, ताकि किसान को एक गारंटी रहे कि इतना तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, मैं पैदा करूँ। एमएसपी रखा। तीसरा काम इंदिरा गांधी जी ने किया, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न वितरण प्रणाली, जो दुनिया के अंदर कहीं नहीं बनी, फेयर प्राइस शॉप, सबसे गरीब की दुकान, जिसमें आज 2 रुपये किलो गेहूं और 2 रुपये किलो चावल की भी योजना है। उन्होंने फेयर प्राइस शॉप सिस्टम खोला, सस्ते गले की दुकान खोली। अब सस्ते गले की दुकान के लिए गेहूं कहाँ से आएगा, चावल कहाँ से आएगा, उसको खरीदने के लिए मंडी सिस्टम बनाया। इतना बड़ा जो मंडी तंत्र बनाया, ये इंदिरा जी ने बनाया। शुरुआत में मंडी तंत्र बना, उसमें भी जब काम नहीं चल रहा तो सरकारी सेंट्रल खरीद एजेंसी बनाई, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो गेहूं खरीदी। अब आज क्या किया इन्होंने, ये एमएसपी को खत्म कर रहे हैं। तो एमएसपी भी खत्म हो जाएगा तो फिर किसान के लिए मोटिवेशन क्या रहेगा? वो किसान से कह रहे हैं कि तुम्हारा माल कितने में बिके, तुम बेचो जहां जाता है बेचो। लेकिन एमएसपी खत्म होने से जब मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, बेस लाइन खत्म हो जाएगी। आप में से कोई जंप करता है, कोई कुछ ऊंची कूद करते हो ना, जो ऊंची कूद करते हो, एक साथ यदि आपका कोड बढ़ा दिया जाए तो नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे जितना कूदते जाते हो, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो धीरे धीरे जो एमएसपी बढ़ाया उसने किसानों को खुशहाली आई। ये एमएसपी को खत्म कर रहे हैं, खरीदने वाली मंडी को खत्म कर रहे हैं, एफसीआई को खत्म कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है किसान भी पीड़ित होगा और जो सस्ते करने की दुकान पर
सस्ता अनाज ले रहे हैं वो सब लोग भी पीड़ित होंगे। तो इसलिए ये जो कानून है, ये 3 कानून है, हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं और किसान भी उस तथ्य को समझ रहे हैं कि हमारा MSP जो हमने प्राप्त किया था हरित क्रांति के बाद वो खत्म हो रहा है। दूसरा, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, इससे देश के अंदर जो खाद्य सुरक्षा थी कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी भरपेट अनाज खा सकता था, उसको अनाज खाने से ये कानून ये इन 3 कानून के विषय में हमारी जो विरोध है वो इस बात को लेकर, इसीलिए हम किसानों के साथ हैं। तो आप सबका मुझको बहुत बहुत धन्यवाद है।